हेलो एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो आज का एनालिसिस हम शुरू करेंगे एक बैड न्यूज़ से। इंडियन स्टूडेंट किल्ड इन अटैक ऑन खारकीव। एक इंडियन फोर्थ ईयर के मेडिकल स्टूडेंट थे नवीन, इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। इनकी हत्या हो गई। तो जिस चीज़ का डर था वो होने लगा है। इंडियन स्टूडेंट्स की भी कैजुअल्टी होने लगी है। पहली कैजुअल्टी है नवीन, और जहाँ तक मेरा अंदेशा है ये ज़रूरी नहीं कि यहीं रुके, ये आगे भी बढ़ सकती है। हमारी गवर्नमेंट पूरी फुल फोर्स से लगी हुई है स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, पर एक वॉर जोन से निकालना ये ईजी नहीं है। जहाँ बमबारी हो रही है, बम लगातार बरस रहे हैं, वहाँ बहुत ही मुश्किल होने वाला है इवैक्यूएशन। खारकीव एक बार मैप में हम देखेंगे, सेंटर में हमारा इंडिया, यहाँ से हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ब्लैक सी के ऊपर ये रहा यूक्रेन। इस पर अगर जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं जो ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, जहाँ से पूरा रशियन इन्वेजन शुरू हुआ है, वहीं पे है खारकीव। तो ये पूरा मेन जहाँ लड़ाई हो रही है वही एरिया है ये। तो यहाँ पे हमारे अभी भी 4000 स्टूडेंट्स फंसे हैं। तो ये बहुत ही सिचुएशन से यहाँ क्रिटिकल हैं। पानी ख़त्म हो गया था इनके पास, तो ये पानी लेने निकले थे, उसी में इनकी हत्या हो गई। शेलिंग की वजह से ये उसके शिकार हो गए। और यहीं पर बगल में आप न्यूज़ देख सकते हैं कि रशियन ब्लिट्स स्टॉल्स इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन सिटी। ऑफिशियल्स जो खारकीव से एक 40 किलोमीटर दूर एक सिटी है, एक टाउन है बेलगोरोड, वहाँ तक पहुँचे। वो जा रहे थे खारकीव, वहाँ से और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को और बढ़िया से निकालने की कोशिश करने के लिए, पर हैवी शेलिंग की वजह से वो बेलग्रोड में ही फंसे हुए हैं। और आगे वो कब बढ़ पाएंगे, कब ये आगे चीज़ें हो पाएंगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। खारकीव में बहुत ही घमासान लड़ाई चल रही है। रेसिडेंशियल एरिया को भी रसिया टारगेट कर रहा है, इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। एक बार इसका आगे का न्यूज़ हम पेज नंबर 10 पे देखते हैं। स्टूडेंट्स शेवर इन कोल्ड, हंगर एंड चिलिंग फियर। सिचुएशन वहाँ इतनी ज़्यादा भयावह हो गई हैं कि बंकर्स में जो छुपे हुए हैं, अपने हॉस्टल्स में जो फंसे हुए हैं, उनके पास खाना ख़त्म हो रहा है, उनके पास पानी ख़त्म हो रहा है, एक एक टाइम का भी खाना नहीं मिल रहा है। और अगर वो बाहर जाते हैं तो शेलिंग का शिकार होते हैं। तो सिचुएशन बिल्कुल आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। इसी में एक स्टूडेंट ने कहा है कि एक ही कैजुअल्टी अभी हमें सुनने को मिली है, पर कई स्टूडेंट्स के गायब होने की खबरें आ रही हैं। हो सकता है अभी तक उनकी बॉडीज़ नहीं मिली, इसलिए गवर्नमेंट अनाउंस नहीं कर रही है कि वो डेथ हुए हैं। अब इनका ये कहना है कि हम अगर यहाँ रहें तो भूख से ही मर जाएंगे, तो निकल के भागना तो पड़ेगा ही, भले उसमें हम बम का शिकार हो जाएं, एक मजबूरी तो है ही। भूखे मरने से अच्छा है कि हम ट्राई करते हुए मरें। हाउ डायर आर द सिचुएशंस, ये आपको एक एग्जाम्पल से पता चलेगा। 20 ईयर ओल्ड एक लक्ष्मी कुरूप अपर्णा करके स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि मैं और मेरे रूममेट हैं, हम लोगों को आज सुबह सिर्फ 1 चम्मच राइस का मिला है खाने के लिए, और वो हम दोनों को बांटना है, और यही जो हमें मिला पूरे दिन भर यही मिला। तो आप सोचिए 1 स्पून ऑफ राइस में आदमी का पेट भरेगा या क्या होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस है वहाँ। वापस से आते हैं पेज नंबर 1 की तरफ। तो बैड न्यूज़ के बाद एक हल्की सी गुड न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो दिखाता है कि इंडियन इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद रिकवरी पर है, और अच्छे रिकवरी पर है। जीएसटी रेवेन्यू फरवरी का 1.3 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये प्री पैंडेमिक लेवल से 26% हायर है, और पिछले साल जो फरवरी में रेवेन्यू हुआ था जीएसटी से, उससे 18% हायर है। और अभी तक सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि 1.3 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन हुआ हो। तो एक गुड साइन है इंडियन इकोनॉमी के लिए। दिस शोज दैट इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द रिकवरी पाथ। इतनी सारी दिक्कतें मेडिकल स्टूडेंट्स की सुनने के बाद आपको एक मन में आ रहा होगा कि वाई दे गो अब्रॉड फॉर स्टडीज़, वाई दे कांट स्टडी मेडिकल इन इंडिया। तो इस न्यूज़ में आपको इसका भी आंसर मिलेगा। पहले इस न्यूज़ को हम देखते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स स्टेयर एट ए ब्लीक फ्यूचर। जो यूक्रेन से और चाइना से पिछली बार पैंडेमिक से भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो भाग के आए वापस आए, तो अब वो अपने कोर्सेज कैसे कंप्लीट करेंगे, इस पर वो बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। उन्हें अपना फ्यूचर कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। इंडियन नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इंडिया का, वो ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉग्नाइज नहीं करती है। सीधी सी बात है, आप मेडिकल को ऑनलाइन थ्योरी तो पढ़ सकते हैं, पर प्रैक्टिकल बिना किए आप कैसे उस चीज़ में नॉलेजेबल होंगे। तो इस वजह से इंडिया नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ऑनलाइन रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो इनका फ्यूचर काफ़ी ब्लीक है आगे। और इसमें एक बात बताएगी कि इंडिया में जो एक प्राइवेट कॉलेज की मेडिकल सीट की जो कॉस्ट आती है वो 90 लाख से अराउंड आती है, पर
हम फॉरेन में इसी के हाफ कॉस्ट में हम मेडिकल कर सकते हैं और विथ बेटर एक्सेस टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो सोचिए कितना ज़्यादा अंतर है। एक 90 लाख किसी मिडिल क्लास के लिए करना तो दूर, वो सोच भी नहीं सकते, और इसके हाफ कॉस्ट में आप बाहर इससे बेटर सुविधाओं के साथ कर सकते हैं, तो इसलिए वो जाते हैं। तो इंडिया में सीट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूक्रेन रसिया में चल रहे वार की वजह से इंडियन डिफेंस सप्लाईज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आपको जैसा पता होगा कि इंडिया ने हाल ही में 2 साल पहले S-400 डिफेंस सिस्टम की डील की थी रसिया से। ये काफ़ी मॉडर्न और इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम है, और इंडिया होप कर रहा था कि इस साल तक उसके सप्लाईज या अगले साल तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। पर अब इन लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा इस पर दिक्कत आ गई है कि पता नहीं ये सप्लाई कब होगा, कब नहीं हो पाएगा। देखिए, रसिया अभी भी इंडिया का एक ट्रेडिशनल मिलिट्री सप्लायर है। अब 2018 से हम बात करें तो हमने $15 बिलियन का उनसे एग्रीमेंट किया था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, और आज भी 60% इंडिया की जो मिलिट्री इन्वेंट्री है वो रशियन ओरिजिन है। खासकर फाइटर जेट्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर हो, सबमरीन हो, नेवी फ्रिजेट्स हो, और हाल ही में AK-203 असॉल्ट राइफल्स की भी एक डील हुई थी। तो इन सब को लेके इंडिया का काफ़ी अब अनसर्टेनिटीज़ हो गई हैं। पहले से भी इंडिया पर सैंक्शंस लगने के डर थे S-400 डील की वजह से। अब आगे भी, अब इसके बाद तो और ज़्यादा इस पर डर हो गया है। इंडिया चाहता था कि उसे सैंक्शन से छूट मिले, मिल भी सकता था पहले, पर अब लगता नहीं है कि ऐसा होगा। और अगर इंडिया आगे भी रसिया से इस तरह की बड़ी डील किया तो इंडिया पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं, और इकोनॉमिक सैंक्शन कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आप इससे समझिए। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर आप पेट्रोल अभी आप 100-110 ले रहे हैं, तो अगर सैंक्शंस लग गए हैं इंडिया पे इकोनॉमिक, तो सोचिए कि वो 400-500 रुपये लीटर भी पहुँच सकते हैं। तो हर एक कितनी बुरी तरह से इफेक्टेड होगा। इसके साथ साथ हमारी यूक्रेन से भी डील थी अपग्रेडेशन को लेके। AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IAF का, उसे वो चल भी रहा था प्रोसेस, तो वो तो अब जो भी बचा हुआ है पूरी तरह से स्टॉल हो जाएगा। अब समझिए कि रसिया जहाँ खुद एक वॉर में है, तो वो इंडियंस को कहाँ से सप्लाई करेगा? वो खुद के लिए रखेगा कि कहीं हमारे मिलिट्री को शॉर्टेज ना हो जाए। तो इसे लेकर काफ़ी ब्लीक फ्यूचर दिख रहा है इंडियन डिफेंस सप्लाईज़ का फ्यूचर में। देखते हैं क्या होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ को साइड करके अगर हम बढ़ते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ, तो रसिया बियर्स डाउन ऑन कीव एंड खार्किव। अब देखिए, रसिया अपनी पूरी फोर्स लगा रहा है कीव पर कब्जा करने के लिए। किसी भी देश पर अगर आपको कब्जा करना है तो कैपिटल को कब्जा करना मस्ट है, पहली चीज़ है। पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि रसिया और यूक्रेन के मिलिट्री माइट में ज़मीन आसमान का अंतर है, फिर भी यूक्रेन ने पूरा जोर लगा के रसिया को रोका हुआ है। अभी तक एक फ्रस्ट्रेशन रसिया की बढ़ती जा रही है। इस पर एक सिंपल सी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी मिलिट्री को हरा सकते हैं, पर कंप्लीट कंट्री को नहीं हरा सकते हैं। जहाँ पूरे लोग कंट्री के उतर आए हैं मरने के लिए, लड़ने के लिए, तो आप उसे हराना बहुत मुश्किल है। यही रीज़न रहा है कि USA वियतनाम को भी नहीं हरा पाया था। अफ़गानिस्तान में भी कहीं न कहीं एक बड़ी पॉपुलेशन, भले वो इस्लामिस्ट ग्रुप की थी, लगी हुई थी, तो वहाँ भी हराना एक मुश्किल बात हुई। तो यही वजह है कि रसिया के लिए भी ये एक ईज़ी वॉक नहीं होने वाला है। उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ इसमें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रसिया जो रेसिडेंशियल इलाकों में शेलिंग कर रहा है, ये एक वॉर क्राइम है। कहीं न कहीं ये बात सही भी है, पर फ्रस्ट्रेटेड रसिया हर कुछ वो ट्राई करना चाह रहा है जिससे वो जल्दी से जल्दी कीव पर कब्जा कर सके। अभी-अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता दूँ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तभी जो बिडेन का अनाउंसमेंट आया है कि वो रशियन एयरक्राफ्ट के लिए USA का एयर स्पेस भी पूरी तरह से बंद कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने पहले ही बंद कर दिया है, अब USA भी बंद कर रहा है। तो रसिया के लिए सैंक्शंस, एयर स्पेस बंद होना, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। उनका रूबल पहले ही बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है। उनका शेयर मार्केट 40% क्रैश कर चुका है, और ट्रेडिंग अभी भी सस्पेंडेड है। तो ये रशिया के लिए काफ़ी हार्श टाइम होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने UNSC में बोला है कि हम नेबरिंग कंट्रीज़ के अपने नेशनल्स को भी निकालने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, हम तैयार हैं। ये न्यूज़ हमने कल भी देखा था कि किस तरह से इंडियन, जब भी ह्यूमैनिटेरियन की चीज़ों की बात आती है, तो वो किस तरह से बाहें फैला के पूरा मदद करते हैं, यहाँ तक कि अपने दुश्मन राष्ट्र का भी मदद करते हैं। तो ये इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो श्रीलंका में पावर कट अनाउंस किया गया है। 7.5 आवर्स का डेली पूरा नेशन वाइड पावर कट होगा। ये लॉन्गेस्ट है पिछले 25 सालों में। वहाँ पावर रैशनिंग लग रही है, क्योंकि वहाँ फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, पैसा नहीं है श्रीलंका के पास कि वो इम्पोर्ट कर सकें, ऑयल इम्पोर्ट कर सकें, कोयला इम्पोर्ट कर सकें।
और हाइड्रो पावर पर वो बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं, पर लगातार प्रोलॉन्ग ड्रॉट की वजह से उनके रिजर्वायर ड्राई हो चुके हैं। तो श्रीलंका इस समय एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, और पावर कट उसके इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ाएगा, क्योंकि पावर कट की वजह से 7.5 घंटे का पावर कट उसके इंडस्ट्रीज़ को 7.5 घंटा शट डाउन रखेगा। तो सोचिए, इस तरह से और इकोनॉमी ख़राब होती जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इजिप्ट भी कुछ पैसे की क्राइसिस से गुजर रहा है, उसकी वजह से वो भी सूएज़ कैनाल पर ट्रांजिट फीस जो शिप्स की है उसे बढ़ाने वाला है। उसने अनाउंस कर दिया है कि हम 10% टैक्स और बढ़ाएंगे। अब देखिए, सूएज़ कैनाल जो कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। 10% ग्लोबल ट्रेड सूएज़ कैनाल से होकर गुजरता है, और 7% वर्ल्ड का ऑयल भी सूएज़ कैनाल से होकर गुजरता है। सूएज़ कैनाल को पहली बार 1869 में ओपन किया गया था, और ये इजिप्ट के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट है। एक बार इसको हम मैप में इसकी लोकेशन जरूर से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैनाल है ये वर्ल्ड का। सूएज़ कैनाल एंड पनामा कैनाल, दीज आर द वन ऑफ द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैनाल्स ऑफ वर्ल्ड। सेंटर में हमारा इंडिया। अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये अफ्रीका में आपको इजिप्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम इसको जूम करते हैं तो ये इधर रेड सी है, और इधर ये मेडिटेरेनियन सी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है सूएज़ कैनाल। ये देखिए, यहाँ से होकर गुजरता है ये सूएज़ कैनाल। अभी हाल ही में पिछले साल भी सूएज़ कैनाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि चाइना की एक शिप सूएज़ कैनाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से कि वहाँ मूवमेंट पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। सूएज़ कैनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे ये इतना टाइम और एनर्जी बचाता है, इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप यूरोप से निकल के अगर आपको एशिया आना है, इंडिया आना है, तो मान लीजिए आप यहाँ फ्रांस से निकलते हैं, तो ये ऐसे घूमते हुए पूरे अफ्रीका को सर्कमवेंट करते हुए तब आप यहाँ इंडिया आएंगे, या फिर एशिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, चाइना जाएंगे, जिधर भी आपको जाना है। पर अगर सूएज़ कैनाल से आना है तो आप इधर से आए रेड सी से होते हुए, तो देखिए कितना ज़्यादा ये रूट शॉर्ट हो गया। इस वजह से ये कैनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पनामा कैनाल की तरफ भी। ये सेंटर में आपका इंडिया, यहाँ से अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करते हुए, यहाँ पर हम जूम करते हैं तो आती है छोटी सी कंट्री पनामा, और यहीं पर है पनामा कैनाल। समझिए, ये मेरे लिए आपको पैसिफिक और अटलांटिक को कनेक्ट करता है। बढ़ते हैं इकोनॉमी न्यूज़ की तरफ। तो चिप शॉर्टेज जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेल्स में भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बैकसेट आया है। और नेक्स्ट न्यूज़ है कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया का इम्पोर्ट बिल बढ़ने वाला है। जो हम इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें, उसकी प्राइस बढ़ेगी। मिनरली एडिबल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, जिसके लिए हम रसिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे और इंडिया पर इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और ज़रा सा भी प्राइसेस का फ्लक्चुएशन हमारे पर काफ़ी बुरा असर डालता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी 10% पर बैरल इंक्रीज़ कर चुकी हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है कि वॉर में इस पर शिफ्ट ऑफ आईटी जॉब्स फ्रॉम रसिया यूक्रेन टू इंडिया। वॉर की वजह से रसिया यूक्रेन से इंडिया की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं कुछ आईटी जॉब्स, तो इंडिया के लिए थोड़ा जॉब क्रिएशन के एक तरह से मौका है ये। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।